बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त मरकज़ निगाह है। पाकिस्तान की अदलिया से जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम सब विटनेस कर रहे हैं। इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है। वो 13 रुकनी फुल कोर्ट का 8-5 का फैसला है और अब चाहे अपील में चले जाएं तो ये अपील तो इसी 13 रुकनी बेंच ने सुननी है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो जस्टिस अतहर मिनल्ला जो कि इंतहाई दबंग जज हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सेमिनार में खिताब किया है। बल्कि इसे खिताब नहीं, तूफानी तकरीर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन एक तरफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की ये तूफानी तकरीर है तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एक नई गेम डाली जा रही है और अपील से पहले 3 जजेस ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त उन पर काम शुरू कर दिया गया है। और ये काम क्यों किया जा रहा है ये आप भी जानते हैं। एडहॉक जजेस वाला मामला भी काजी साहब का उल्टा गले पड़ गया तो अब चीजों को मैनेज करना है, चीजों को दुरुस्त करना है, काजी साहब को मेजॉरिटी देनी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी काजी साहब का मामला दुरुस्त करना है। तो इस सब पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिली हैं उस फैसले के हवाले से है। इसके साथ ही साथ आज फिर अदालतों से कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, 5-6 बड़ी खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत हुई है, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से मजीद पाबंदियों का भी इस वक्त इंदिया जो है वो मिल रहा है। रऊफ हसन जो है उन्हें बहुत लंबा फंसाने का प्लान है। जो नई अदालतें बनी हैं उसके तनाजुर में भी हम इसे देखते हैं। खान साहब ने भी जेल से एक दबंग पैगाम भेजा है और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आज का विफाकी काबीना का इजलास भी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें, बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा जल्दी जल्दी खबरों के ऊपर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले तो विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ जो है उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते हैं। इन्होंने कहा कि रऊफ हसन पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं जहां वो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहां बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से यहां आ रही थी। अता तारड़ ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया कि रऊफ हसन का मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ता था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का असूली फैसला बरकरार है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि विफाकी काबीना का एक बहुत ही अहम तरीन इजलास हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी के हवाले से अब यह कहा जा रहा है कि हतमी फैसला नहीं हो सका। एक खबर यह दी जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला जेर गौर ही नहीं आया, लेकिन इतलात यही है कि हतमी तौर पर मामला जो है वो सामने नहीं आ सके। लेकिन ऑल इज नॉट वेल फॉर पीटीआई। आप यही देखें कि शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में जो इजहार ख्याल किया है वो क्या है। कहते हैं कि जी 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। फिर इन्होंने ये कहा है कि जी बहुत से मामलात जो हैं उनमें चीज़ें जो हैं जिस तरह से की जा रही हैं उस पर इन्होंने बात की और कहा कि नए हथकंडों के साथ अब ये मैदान में उतरे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी हम इस सब के अंदर सरेंडर नहीं करेंगे और इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। रऊफ हसन साहब वाला मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के विंग वाला मामला जो है यह आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये सिचुएशन कहां पे जाके रुकनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब एक सेमिनार से खिताब के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त किए हैं और एक और बात जस्टिस अतहर मिनल्ला ने की है कि जो इमरान खान साहब की जिस दिन हुकूमत जारी थी तो अदालत लगाई थी जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, रात को खोली थी, उसकी भी उन्होंने वजाहत दे दी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मेमो गेट केस ऐसा नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, वो एग्जेक्टिव के डोमेन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तजावुज था।
अच्छा, फिर इसके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उनमें से 5 जजेस मैंने ढूंढ कर लगाए थे। यानी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह बताया कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो 9 अप्रैल की रात को अदालत खोलने की वजह यह थी कि ARY पर मार्शल लॉ लगाने की बातें की जा रही थी, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो तमाम तर अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसे रिवर्स किया जा सके। फिर इस सब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और बात कही। अब ये बात बड़ी मानी खेज है, ऑल्दो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए लोगों को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद कभी होता है कि मेरे 2 दोस्त वकला थे, हम तीनों ने एक फर्म बनाई, बाद में हम तीनों हाई कोर्ट के जज बने, फिर हम तीनों ने 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में खिदमत की, और आज हम तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यानी इकट्ठे फर्म बनाने वाले 3 दोस्त जो हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में सर्व करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे वो तीनों जज हैं। तो ये बात जरा समझने वाली है, आप इस बात के अंदर जो मैसेज है वो समझिएगा। लेकिन एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की ये तूफानी तकरीर और इसमें दिया गया जो मैसेज है वो बहुत से लोगों के लिए एक आई ओपनर है। लेकिन इस्लामाबाद में जो काम हो रहा है, जजेस के ऊपर काम हो रहा है। अब जजेस को कन्विंस करने पर काम हो रहा है, जजेस को मैनेज करने पर काम हो रहा है, जजेस को न्यूट्रलाइज करने पर काम हो रहा है। ये इन द कमिंग डेज हमें मजीद वाज़ी हो जाएगा कि कौन सा लफ्ज बेहतर होगा, कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। लेकिन सिस्टम जो है वो इस वक्त लग चुका है और नए टास्क जो है वो दे दिए गए हैं। सबसे पहले खबर ये नाज़रीन कराम कि कुछ डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रख देता हूं। एक केस तो ये हुआ है कि बुशरा बीबी की केसों की तफसीलात फराहमी में किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, FIA, नैब और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब अदालतों से एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में उमर अयूब के वकील ने ATC अदालत के जज खालिद अरशद पर अदम एतमाद कर दिया है। और इस सब के अंदर उन्होंने ये कहा है, उमर अयूब के वकील ने, कि आप जज बनकर केस सुने तो दलाइल देंगे, वरना आप हमारे केसेस को ट्रांसफर कर दें, आपको जज बनना पड़ेगा, ऐसी चीजें नहीं होंगी। इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है उसके अंदर भी कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ जो केस है उसमें भी चीजें हुई हैं। और जो इस्लामाबाद से नून लीगी MNAs हैं 3, उनके वकील ने भी आज दलाइल दी हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पहली समाअत पर ही गैर मामूली ऑर्डर करके इस्लामाबाद के तीनों कामयाब MNAs से असल फॉर्म 45 तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल पर से एतमाद ही उठ गया है। पहले इलेक्शन पिटीशंस काबिल समाअत होने का फैसला होना चाहिए था। लीगी MNAs के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर ये दलाइल दी हैं। लेकिन चीज़ों को आपने भी समझना है कि इन द कमिंग डेज ये मामला किस तरफ को जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक साहब खुलकर सामने खेलते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां इसलिए हैं क्योंकि 8 में से 7 जजेस एक तरफ हैं, 6 ने तो खत लिख दिया। तो आमिर फारूक साहब जितना कुछ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, उन्होंने पीका के तहत साइबर क्राइम की नई अदालतों के क्याम की मंजूरी दे दी। रऊफ हसन का ट्रायल कहा जा रहा है, वहां पर होना है। और इसके अंदर अब एक एग्जाम्पल सेट आउट की जाएगी, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसे लेकर अब स्टेट की पॉलिसी जो आप इन द कमिंग डेज देखेंगे वो बहुत सख्त पॉलिसी होगी। अच्छा, अब विफाकी काबीना के इजलास के वाले से तो मैं चीजें आपके सामने रख चुका हूं। खान साहब ने भी आज जेल से कुछ बातें कही, और फिर जो इस्लामाबाद में एक काम हो रहा है जजेस के ऊपर, उस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम को मुतनफ़र किया जा रहा है। पाकिस्तान की 90% अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। उन सबको अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाएगा तो फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी। यानी दिस इज अ क्लियर आंसर टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय DG ISPR। और खान साहब ने कहा कि 1971 में भी यही कुछ हुआ था। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो इसके मुल्क के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। यानी खान साहब ने कहा है कि ये दहशतगर्द जो आप कह रहे हैं, ये वाले मामलात आप छोड़ दें और ये टैग्स लगाना छोड़ दें। फिर खान साहब ने कहा है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी है कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें, पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राइज जालिमाना और फस्ताई निज़ाम के खिलाफ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करें। साथ खान साहब ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है कि अमेरिका में एक साबिक सदर पर और एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया। पाकिस्तान में जिस साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने उसी वजीर आजम को कैद कर दिया। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट है। खान साहब ने डायरेक्टली अपनी कैद का पाकिस्तान की एजेंसीज और सीक्रेट सर्विस पर दोबारा से उसको उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर जो बात वाजी की है, जो बात क्लियर की है, वो ये है कि अमेरिका में ऐसे नहीं होता। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन जो है वो 10 घंटे जवाब देती है अवाम के सामने, अवाम के नुमाइंदों के सामने, उसकी किट लगती है
اور پھر وہ اسے استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے اپنی ناکامی پر۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ذرا سمجھیے گا خان صاحب کس طرف کو اشارہ کر رہے ہیں اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے میں۔ تو اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پر جو کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو دبنگ تقریر کر دی، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا کلیم ہے، اور آپ کو اب میرے کلیم کی، میرے ایک بلاگ کی اب سمجھ آ جائے گی۔ کورٹ رپورٹرز میں بہت سے، آپ کو پتہ ہے کہ سینئر کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں۔ حسنات ملک صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں، بڑے اچھے اور منجھے ہوئے صحافی ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ 3 ججز کو مینج کرنے کی کوشش ہوگی، یعنی 8-5۔ اب آپ ذرا سمجھیں قاضی صاحب کو میجورٹی کیسے دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ پریکٹسنگ پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب کا کام تمام ہو گیا، تو ایک تو حسن ایوب صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ پریکٹسنگ پروسیجر والی کمیٹی ختم کر کے واپس قاضی صاحب کو ماسٹر آف روسٹر بنا دیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں 3 کے بجائے 5 جج ڈال دیں تاکہ قاضی صاحب کے لیے چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جائے اور وہ اپنے حساب سے اپیلیں لگا سکیں، نمبر 1۔ دوسرا، اوورآل سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ہے وہ 17 جج ہیں، 3 نئے جو لائے ہیں انہیں بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ 17 جج جو سپریم کورٹ میں آپ لائے ہیں، تو اب وہاں پر قاضی صاحب کے پاس 17 میں میجورٹی نہیں ہے، تو ایڈ ہاک ججز لے آئیں تاکہ قاضی صاحب کے پاس میجورٹی ہو۔ لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے کہ مخصوص نشستوں والا کیس وہی فل کورٹ سنے گا جس نے یہ فیصلہ دیا، یعنی اس میں نیا جج کوئی ایڈ نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ 4 نئے جج ڈال لیتے، نمبرز تبدیل کر دیتے۔ اب 8-5 کو تبدیل کرنا ہے، یہ گیم ہے۔ اور اس سب کے اندر حسنات ملک صاحب نے یہ کلیم کر دیا ہے، انہوں نے نام دے دیے کیونکہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی ایک خبر تھی اور میں نے اس لیے اشارے کنایوں میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اب سے تقریباً 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ریویو میں 3 ججز، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت پر کام ہو رہا ہے کہ وہ اس اکثریتی فیصلے کی مخالفت کر دیں۔ 8-5 ہے، 3 جائیں گے تو 8 قاضی صاحب کی طرف ہو جائیں گے، 5 مائنورٹی میں چلے جائیں گے، قاضی صاحب ایک نئی ججمنٹ سامنے لے آئیں گے اور اس مرتبہ وہ خود ڈرافٹ بھی کریں گے، جو کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے نہیں کی منہ کی کھانے کے بعد، جو میجورٹی لوز کرنے کے بعد۔ تو یہ ایک بہت تشویشناک خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ایک ایسے وقت پہ جب خان صاحب کے خلاف مزید کام ہو رہے ہیں، خان صاحب کے خلاف نظام جو ہے وہ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے خلاف پی ٹی آئی پر پابندی، خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6، ان تمام تر چیزوں کی طرف سسٹم جتنی تیزی سے جا رہا ہے، اس سب کے اندر یہ مخصوص نشستیں بھی اگر واپس لے لی جاتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز محدود ہو جائیں گے۔ جب آپ کے پاس آپشنز محدود ہو جاتے ہیں نا، پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اب اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے، یہ پچھلوں نے تو کوئی خاص کام کرنا بھی نہیں۔ میں کل تصویریں دیکھ رہا تھا، علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہے، اس سے پہلے اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی فوٹیج آئی ہے۔ اسپیکر صاحب سیریس ہیں، پی ٹی آئی کے ہمارے جو کرتا دھرتا ہے نا وہ ہنس رہے ہیں، سامنے ان کے چائے بسکٹ پڑے ہیں، باہر انہوں نے بھوک ہڑتال لگانی ہے، علامتی 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال، تو اس میں سے بھی وہ گھنٹہ پہلے ہی اٹھ گئے، زیادہ بیٹھا بھی نہیں گیا۔ تو پچھلوں سے تو اتنی ہی امید رکھیں، لیکن عوام خان کے ساتھ ہے اور خان نے جس دن کال دے دی پھر آپ سمجھیے گا ہوتا کیا ہے۔ تو obviously خان صاحب کو اب دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو اس میں اب خان صاحب کے پاس بھی آپشنز کم ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔